आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 न्यू NCERT पैटर्न पर आधारित मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछे गए नागरिक शास्त्र सिविक्स के प्रश्न उत्तर को आज हम लोग देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो आइए चले देखते हैं प्रश्न को। इकाई 3 नागरिक शास्त्र का पहला 14 नंबर प्रश्न है। देखिए, कोष्टक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। देखिए, कई बार रिक्त स्थान सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। तो यहाँ क्या भराएगा? देखिए, सांप्रदायिकता। ठीक है, फिर से देखिए, कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। ये अच्छे से समझना। देखिए, हम लोग को लोग या फिर नेता जो भी हैं वो बुड़बक बना देते हैं और आपस में लड़ा देते हैं। लड़ाई करके कभी किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये लोग अपने फ़ायदा के लिए जाति धर्म के नाम पे हमें लड़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सांप्रदायिकता क्या है? संप्रदाय माने कोई अपने जाति या धर्म को खास मानते हैं, दूसरों को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसमें सांप्रदायिकता की ये भावना आती है। और हिंसा, दंगा जो होता है, ठीक है, या नरसंहार, मारकाट होना शुरू हो जाता है, ये गलत बात है। अगला प्रश्न 15 नंबर, कोष्टक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। भारत का संविधान किसी रिक्त स्थान को विशेष दर्जा नहीं देता है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ आपका भराएगा धर्म। फिर से देखिए, भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। ठीक है, यहाँ भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है और कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, किसी की भी उपासना कर सकता है। ठीक है, अगला देखिए, 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं? 2 उदाहरण भी दीजिए। इसका उत्तर 60 से 80 शब्दों के बीच में देना है। ये 3 नंबर का पूछा जाता है प्रश्न और ये 2013 और 2016 में भी पूछा जा चुका है। तो उत्तर देखिए, सामाजिक विभाजनों की राजनीति को प्रभावित करने के 2 उदाहरण हैं। पहला, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए, सामाजिक विभाजन क्या है? किसी जाति धर्म का एक खास समूह होता है ना, और ये लोग अपने को ही श्रेष्ठ समझते हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है, तो इसका फायदा नेता लोग उठाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विभिन्न समुदायों से अलग अलग वादे करते हैं। जो भी नेता लोग हैं, विभिन्न समुदाय जाति धर्म के लोगों से अलग अलग वादे करते हैं कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ठीक है, विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियां भी बनती हैं। ठीक है, तो कई बार ये बनता भी है क्योंकि उनको वोट चाहिए होता है। ठीक है, आगे देखिए, अधिकांश देशों में सामाजिक विभाजन मतदान को प्रभावित करता है। ठीक है, सामाजिक विभाजन करने का मतलब अब देखिए, जिस जाति या धर्म के लोग ज़्यादा होते हैं, उनको लगता है कि हमारी जाति के लोग को अगर यदि उम्मीदवार बनाया जाए तो वो हम लोगों को ध्यान देगा, या पता नहीं जो भी अपना जात भाई बोल के लोग उसको देते हैं। तो ये गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा उम्मीदवार या नेता उसे ही चुनना चाहिए जो योग्य और अच्छा हो। ठीक है, आगे देखिए, समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को
दूसरों के मुकाबलों ज़्यादा पसंद करते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं। ठीक है, ये गलत बात है। पार्टी को भी होना चाहिए कि वो सभी को समान ध्यान दे। ठीक है, क्योंकि सभी लोग हैं, कोई भी अपना ही अगर देखता है तो ये गलत करता है। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। देखिए, आधुनिक समय में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में, इसमें सत्ता में साझेदारी, जो भी माने नेता, जैसे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसके सहयोगी मंत्री जो भी होते हैं मंत्री पद पे, तो उनका क्या साझेदारी, उनका किस तरह का रोल होता है, उसके बारे में इस का उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों के बीच में देना है। ये 5 नंबर का प्रश्न होता है और 2012 में भी पूछा जा चुका है। तो उत्तर देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। क, सत्ता के बंटवारे का पहला रूप हमें सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता के बंटवारे में मिलता है। जैसे भारत में संविधान में या में होगा, शक्ति का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में किया गया है। शक्ति के ऐसे बंटवारे को क्षैतिज वितरण कहा जाता है। देखिए, सत्ता के बंटवारे का दूसरा रूप हमें सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता के बंटवारे में मिलता है। सारे देश के लिए केंद्रीय सरकार होती है, ठीक है, यानी कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, और प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं। देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री, ठीक है, और क्षेत्र में हम लोग का क्या है, अपने ब्लॉक स्तर पे विधायक जी, है ना, या गांव में आपका वार्ड मुखिया, सरपंच, ये लोगों का स्थान होता है। उच्चतर और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के इसी बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत के संविधान में केंद्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियों को अलग अलग सूचियों में बांट दिया गया है। आगे देखिए, सत्ता का कई बार बंटवारा सामाजिक समूहों जैसे भाषा समूहों और धार्मिक समूहों में भी कर दिया जाता है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक उत्तम उदाहरण है। देखिए, कई बार भाषा के हिसाब से भी सत्ता का बंटवारा हो जाता है। जैसे कि जो ग्रामीण लोग हैं, वो लोग जिस भाषा में जो बात करते हैं उसी पे अगर यदि कोई उनका नेता बात करता है तो उनको पसंद करने लगते हैं, ठीक है। और धर्म के आधार पे भी लोग वोट देते हैं, तो ये सब गलत बातें हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आदमी नेक अच्छा होता है उसी को वोट देना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। आगे देखिए, कई बार सत्ता का बंटवारा राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों में भी कर दिया जाता है।
देखिए राजनीतिक दल क्या है, अलग अलग पार्टी की जो हैं, ठीक है। और दबाव समूह जो विपक्ष वाला खास तौर से इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, दूसरे पार्टी का, वो सरकार के ऊपर हमेशा दबाव डालते रहता है कि कहने का मतलब आप क्या गलत कर रहे हो वो दिखाते रहते हैं, ठीक है। यदि अनेक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती हैं, ठीक है, जैसे किसी की सरकार जितना वोट हो, मतलब जिनका जितने विधायक या उनके जितने सांसद होने चाहिए उतना नहीं होता है, तो मिलजुल के सरकार बनती है, तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न पार्टियों में कर दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग पार्टी के लोगों को भी देना पड़ता है। और अगर सत्ता का बंटवारा ना करे तो सरकार को वो लोग कभी भी गिरा सकते हैं, ठीक है, समर्थन हटा देगा तो सरकार ऑटोमेटिक गिर जाएगा। कई बार इन पार्टियों में किसी विशेष विभाग के लिए होड़ भी लग जाती है। भारत में भी अब मिलीजुली सरकारों का बोलबाला होने लगा है, ठीक है, भारत में भी मिलीजुली सरकार काफ़ी बनती है। और अगर यदि किसी की सरकार नहीं बन पाती है तो उस वक्त राष्ट्रपति शासन चलना शुरू हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा समय नहीं रहता और फिर से चुनाव करा दिया जाता है। डेनमार्क में भी अनेक राजनीतिक दल हैं जो सत्ता का बंटवारा कर सरकार चलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है अथवा में, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर 100 से 125 शब्दों में दें। इसका उत्तर आपको 100 से और 125 शब्दों के बीच में देना है। ये 5 नंबर का प्रश्न है और 2018 में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए उत्तर, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न अनुशासनिक इकाइयों के बीच बंट जाती है, ठीक है। केंद्र सरकार यानी कि जो केंद्र प्रधानमंत्री होगी, ठीक है, और उनके जो भी सरकार होते हैं, ठीक है। और संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। एक केंद्र स्तर की सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, दूसरे स्तर पर प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें होती हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। अगला देखिए, प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है, अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होती है। नागरिकों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं, वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के मूल प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। इसके लिए दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति एवं विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। कोई भी अकेला नहीं कर सकता है, उसको दोनों स्तर को सरकारों की सहमति होनी चाहिए, तभी जाके उसको वो कर सकता है किसी भी काम को। आगे, संघीय शासन की प्रमुख विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था। संविधान एवं विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्यवस्था करने का भी अधिकार होता है तथा यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों और शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को भी हल करता है, ठीक है।
एक खास चीज़ बात ये है कि पूरे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लगभग 200 196 को मान्यता दिया गया है, ठीक है। और ऐसे तो बहुत सारे 300 से भी ज़्यादा है, लेकिन उनमें से 25 देश ही संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। थोड़ा संघवाद के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति का बंटवारा करता है, क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? इसका उत्तर 100 से 125 शब्दों के बीच देना है। 5 अंक का ये प्रश्न है, 2018 में भी पूछा गया था। उत्तर देखिए, दबाव समूह और राजनीतिक दल में प्रमुख अंतर निम्नलिखित होते हैं। पहला देखिए, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। देखिए, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। दबाव समूह क्या है? आम जनता हो सकती है या मीडिया हो सकती है, ठीक है, जो सरकार को उसके काम करने का जो भी मतलब गलत कर रहे होते हैं उसको हमेशा वो बताते रहते हैं, ठीक है, और उस पर दबाव डालते हैं कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो बताते हैं। आगे है, दबाव समूह का प्रत्यक्ष उद्देश्य राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण करने का नहीं होता, वह वहीं दूसरी और राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना होता है, ठीक है। जो भी दूसरे दल के होते हैं वो लोग अपने राजनीतिक सत्ता पे नियंत्रण करने का कोशिश करते हैं, लेकिन आम लोग जो दबाव समूह का काम करते हैं उनका राजनीति पे कोई खास लेन देन नहीं होता, उनको काम यानी कि विकास होने से मतलब रहता है। आगे है, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। दूसरी ओर राजनीतिक दल समूह के कल्याण के लिए कुछ नीतियों तथा कार्यक्रमों पर समझौता करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अथवा में है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है? इसका उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है, ठीक है। ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर देखिए, एक राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जिसका विचार एक होता है, देश की समस्याओं पर एकमत होते हैं, जो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में भागीदारी करते हैं, समाज के विकास के लिए कुछ नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं तथा उन पर मिलकर काम करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून बनाने, चुनाव लड़ने, सरकार के गठन, जन कल्याण के कार्यों को जनता तक पहुंचाने और संचालन तथा काबिल बनाने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। देखिए, सीधे शब्दों में राजनीतिक दल कहने का मतलब क्या दिखेगा? ये राजनीतिक कौन होते हैं? समाज सेवी, ठीक है, समाज सेवी भी कहा जाता है। मतलब समाज हम जो कोई भी अपना आवाज़ नहीं उठा पाते, किसी तरह का कोई कमी है तो उसको सरकार पूरा करने का कोशिश करती है, ठीक है। तो
लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए लोग उम्मीदवार बनते हैं और उसके हिसाब से कार्य योजना तैयार करते हैं। ठीक है, जो भी दल का आदमी जीतता है वो अपने हिसाब से लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश करता है, जो कि एक अकेला आम आदमी नहीं कर सकता है। ठीक है, और इस तरह से अगर यदि ये दल ना हो तो शासन व्यवस्था भी सही रूप से नहीं चल पाएगा, लोग अपना मनमानी करना शुरू कर देगा, इसलिए भी इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि भारत में जो शासन क्या है, जनता का जनता के द्वारा शासन। ठीक है, यहाँ हर आदमी अपना शासन खुद कर रहा होता है, कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। ठीक है, एक ही वोट डाल सकता है लोकतंत्र में। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। इस कथन के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। इसका उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों के बीच में देना है। 5 नंबर का प्रश्न है, 2015 में भी पूछा जा चुका है। उत्तर देखिए, सभी को एक वोट का अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि लोकतंत्र में किस तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता है। कहने का मतलब है कि एक ही वोट रहेगा, उस पर किसी को कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। कहने का मतलब कि वो ज़्यादा वोट दिया, सबको समान हक मिलता है। ठीक है, और अगर यदि 4-5 वोट भी दे तो सबको उसमें भी तो 4-5 देना पड़ेगा ना, सबको समान संख्या में वोट देने का अधिकार होगा। तो सबको समान, अगर यदि किसी को 5 किसी को 2 वोट देने का होगा तो ये तो समान अधिकार नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए सबको एक ही वोट दिया गया है और उसके लिए हाथ में निशान दे दिया जाता है ताकि वो दोबारा वोट नहीं दे पाए। आगे देखिए, कोई भी समाज विभिन्न समूहों में टकराव को पूर्ण तथा अस्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता। हम इन अंतरों और विवादों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। देखिए, गैर लोकतांत्रिक कहने का मतलब है कि जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता है, जहाँ पर वोट मतलब क्या बोलेंगे, पाकिस्तान में जैसे तानाशाह शासन चलता है, कुछ राज्य हैं जहाँ पे सैनिक शासन है। ठीक है, वहाँ सरकार नहीं होती है, राज्य तंत्र भी होता है, राजा का शासन होता है। तो यहाँ पे ये लोग अपना मनमानी कर सकता है, लेकिन लोकतंत्र में कोई भी अपना मनमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपना राजा खुद होता है। वो अपना, हम लोग किसी को भी नेता चुनते हैं तो खुद बनाते हैं और उसको हम लोग गिरा भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए अपना शासन हम लोग खुद करते हैं। आगे देखिए, जबकि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक मत देने का अधिकार होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी का प्रभुत्व नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता कुछ नेताओं के हाथ में होती है।
ये नेता सामान्यतः परिवार के सदस्यों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब लोकतंत्र सबसे अच्छा रूप है। इसमें हर आदमी अपना एक आज़ादी महसूस करता है। ठीक है, और राजतंत्र या तानाशाही में ये सब आज़ादी नहीं मिल पाता है। आगे देखिए, अथवा में प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। उत्तर इसका देना है 100 से 125 शब्दों में। वर्ष 2014, 2018 और 2019 में भी ये पूछा जा चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। देखिए, लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं उसको बताना है। तो उत्तर देखिए, लोकतंत्र में चुनौती का अर्थ है एक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के लिए आने वाली विभिन्न मुश्किलें। चुनौती कोई समस्या नहीं है। हम आमतौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो हो, लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। अगर किसी मुश्किल चुनौती के भीतर ऐसी संभावना है कि उस पर मुश्किल से छुटकारा मिल सके, तो उससे हम चुनौती कहते हैं। एक बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये एक स्वाभाविक है कि चुनौती, ठीक है, जब भी चुनौती मिलता है और हम लोग को लगता है कि इसको शायद हम पूरा कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पूरा कोशिश करते हैं। और अगर यदि हम उसको नहीं कर पाते हैं तो हम लोग पीछे हट जाते हैं, और अगर पूरा कर लेते हैं तो हमारा साहस और बढ़ जाता है और उससे और बेहतर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी खुशी में आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। आगे देखिए, मूलभूत चुनौतियाँ। गैर लोकतांत्रिक देशों को लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर जाने और लोकतांत्रिक सरकार का गठन करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इनमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु और कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। ठीक है, देखिए, बहुत कुछ चुनौतियां होती है। आगे, विस्तार की चुनौती। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती होती है, मैंने उसको अपने को ज़्यादा बड़ा बनाना है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को भी हम सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियां हैं। अगला है
लोकतंत्र को मजबूत बनाना। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना शामिल है। ये प्रश्नों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। और अब तक जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए और क्या क्या आपको चाहिए। और जय हिंद, टेक केयर, बाय।